वेलकम बैक चिल्ड्रन। चैप्टर नंबर 27 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ गवर्नमेंट इन द स्टेट्स। तो भारत के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है जिसमें दो तरह की सरकारें होती हैं। एक होती है केंद्र सरकार जो सेंटर में रूल करती है और दूसरी होती है राज्य सरकार जो पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर रूल करती है। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर रूल करने वाली स्टेट गवर्नमेंट्स के बारे में जानेंगे। नाउ फर्स्ट टॉपिक इज़ फेडरल सिस्टम इन इंडिया। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर पावर शेयरिंग जो है वो बहुत ही ज़रूरी फीचर होता है डेमोक्रेसी का, कि पावर अगर एक आदमी के पास होगी तो वो तो कुछ भी कर लेगा फिर। तो इसलिए पावर जो है इट शुड बी डिवाइडेड, शेयर की करना बहुत ज़रूरी होता है। तो डेमोक्रेसी का एक ये बहुत ही बड़ा फीचर है अच्छा, जिसमें पावर जो है केंद्र सरकार के पास भी है, राज्य सरकार के पास भी है, हर एक के पास अलग अलग तरीके से पावर दी जाती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। इससे अलग अलग जगहों पर यानी कि अलग अलग वर्ग के लोगों को अपनी आवाज़ उठाने में, हर एक ग्रुप के, हर एक माइनॉरिटी में हो, भले SC ST हो, कोई भी ग्रुप हो, उनको अपनी बात कहने का पूरा मौका मिलता है इस तरीके से। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स। इससे एक फ़ायदा ये होता है कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति के हाथ में पावर नहीं रहती है, एक पर्टिकुलर ग्रुप के हाथ में पावर ना रहकर सबके अंदर बटी रहती है पावर। और भारत जो है हमारे यहाँ पर फेडरलिज्म भी है। इसका मतलब कि हमारी जो सेंट्रल अथॉरिटी है, देश पूरा एक है, दैट इज़ इंडिया, और इसकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरे देश पर रूल करती है। और इंडिया के अंदर छोटे छोटे स्टेट्स हैं, दे आर कॉल्ड द स्टेट्स, जो कि हम सब मिलकर भारत का एक पार्ट है। और स्टेट्स की देखरेख करने के लिए, इनके ऊपर रूल करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को मौका दिया जाता है। भारत को 3 प्रकार से गवर्न किया जाता है, वैसे 3 लेवल्स पे। पहला लेवल है यूनियन गवर्नमेंट, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं। दूसरी है स्टेट गवर्नमेंट, जिनको स्टेट्स में रूल करने का मौका मिलता है। तीसरी होती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो कि रूरल और अर्बन एरियाज में रूल करती है। रूरल एरियाज यानी कि गाँव के एरियाज जहाँ पर तालुका पंचायत होती है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत होती है, विलेज पंचायत होती है। और वैसे अर्बन एरियाज के अंदर म्यूनसिपैलिटी, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऐसी काफ़ी सारी बॉडीज होती है जो कि बड़े शहरों पे रूल करती है। पहले हम जानेंगे यहाँ पर स्टेट के अंदर रूल करने वाली स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। भारत जो है बहुत बड़ा कंट्री है और लगभग इसमें 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, जबकि अब इसमें थोड़ा बदलाव आया है और 8 यूनियन टेरिटरीज जो थी उनकी जगह अब हमारे यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज की मात्रा 7 हो गई, क्योंकि दादरा नगर हवेली और दमन दीव को मर्ज कर दिया गया है 2019 के एक्ट के दौरान। इसीलिए आज हमारे यहाँ पर 7 यूनियन टेरिटरीज बची हैं। वैसे भारत के कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 28 स्टेट्स हैं यहाँ पर और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। अब स्टेट गवर्नमेंट जो है उनके अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो रूल करते हैं, वो उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर से चुने जाते हैं और वहाँ से वो रिप्रेजेंटेटिव, जिनको MLAs कहते हैं, वो चुने जाने के बाद राज्य के ऊपर रूल करने के लिए सरकार का गठन करते हैं, इनकी सरकार को बनाते हैं। जैसे यूनियन गवर्नमेंट होती है सेंटर में, वैसे स्टेट गवर्नमेंट जो होती है उसके पास भी पावर शेयर होता है। और इसके भी 3 पार्ट, जैसे कि हमारी सरकार जो होती है, जो गवर्नमेंट होती है, इसके मुख्य 3 पार्ट होते हैं। एक होता है एग्जीक्यूटिव, दूसरा लेजिस्लेचर और तीसरा जुडिशरी। तो ये तीनों का काम आपको पता ही होगा। एग्जीक्यूटिव जो होते हैं कानून बनाते हैं, लेजिस्लेचर कानून को लागू करते हैं और जुडिशरी जो है वो कानून को फॉलो करवाने के लिए लोगों को दंडित करती है अगर कोई फॉलो ना करे। तो इस प्रकार से तीनों जो है मिलकर ये सरकार को बनाते हैं। तो स्टेट जो होती है उसका हेड होता है गवर्नर, जबकि सारी पावर एक्चुअल में चीफ मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में होती है। ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है दोनों साइड बाय साइड चल सकते हैं। अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में ध्यान से पढ़ा हो तो आप वहाँ भी जानते होंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो मेन पावर होती है वो होती है प्राइम मिनिस्टर के पास, और हेड ऑफ द कंट्री जो माना जाता है, द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री इज द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट को हेड ऑफ द कंट्री माना जाता है, लेकिन सारी पावर PM के पास होती है। वैसे ही स्टेट के अंदर सारी पावर जो है चीफ मिनिस्टर के पास होती है और दूसरे मंत्रियों के पास होती है, लेकिन गवर्नर जो है वो हेड ऑफ द स्टेट माना जाता है। वैसे मुख्यतः स्टेट के अंदर 2 सदन होते हैं, 2 हाउस होते हैं, जिनको एक को हम कहते हैं लोअर हाउस और एक अपर हाउस। जो लोअर हाउस होता है उसे लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर विधानसभा भी कहते हैं, और अपर हाउस जिसे लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर विधान परिषद भी कहा जाता है। और हर एक स्टेट जो है उसके अंदर सबसे उच्च न्यायालय जो होता है वो होता है हाई कोर्ट। तो हर एक स्टेट के अंदर, हर एक राज्य के अंदर एक उसका हाई कोर्ट होता है। अब हम देखेंगे एग्जीक्यूटिव एट द स्टेट लेवल। स्टेट लेवल में एग्जीक्यूटिव जो होते हैं उनकी क्या जिम्मेदारी होती है और कैसे काम करते हैं।
भारत जो है इन्होंने गवर्नमेंट का सेम पैटर्न अपनाया है जैसे कि सेंट्रल लेवल पर, यानी कि अगर आप इन दोनों में से एक पैटर्न को समझ जाएं, भले केंद्र सरकार के पैटर्न को समझ जाएं, भले राज्य सरकार के पैटर्न को समझ जाएं, तो दूसरे का जो काम है वो बिल्कुल सिमिलर है। बस मंत्रियों के थोड़ा सा फ़र्क हमारा आता है कि उनका जो रूलिंग क्षेत्र होता है, रूलिंग एरिया होता है, वो लिमिट हो जाता है। स्टेट वाले जो होते हैं उनका काम सिर्फ स्टेट तक ही उनकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मंत्री होते हैं, वो पूरे देश में देश का ध्यान रखते हैं, यानी कि उनका जो जो क्षेत्र होता है बढ़ जाता है। बस इनमें यही फ़र्क है, बाकी ये दोनों का जो कार्यकाल है, कार्य जो बिल्कुल है, तरीका काम करने का सेम ही है। 6th के अंदर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में, अर्बन और रूरल एरियाज़ के अंदर। अब आगे हम देखेंगे गवर्नर के बारे में। गवर्नर जो है उसे स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कहा जाता है, लेकिन एक्चुअल में गवर्नर जो है वो सिर्फ नॉमिनल हेड है, नाम के लिए ही हेड माना जाता है, बाकी एक्चुअल में उसके पास कोई भी पावर नहीं होती है। रियल हेड जो होता है वो होता है चीफ मिनिस्टर, और उसके असिस्टेंट्स के लिए उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। चीफ मिनिस्टर जैसे अब प्रेजेंटली हम देखें, अभी कल परसों हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो चेंज हुए हैं। पहले हमारे थे मिस्टर विजय रूपाणी, और अभी जो नए बने हैं मिस्टर पटेल, आई थिंक समथिंग पटेल हैं, आई डोंट नो व्हाट्स द नेम एग्जैक्टली। तो जो है अभी सीएम जो है हमारे जस्ट अभी बदले हैं। तो सीएम के बदलने के साथ आप देख सकते हो कि सीएम बदले हैं, उसके साथ हमारे कुछ मंत्रियों को भी बदला गया होगा, मे बी, आई डोंट नो एग्जैक्टली कि क्या था वो मंत्रिमंडल कैसा है हमारा। तो जैसे जैसे भी दिन बीतेंगे तो हमें उनके बारे में काफ़ी जानकारी मिलती जाएगी। तो एक स्टेट के अंदर जो हेड होता है, वैसे तो गवर्नर को माना जाता है, लेकिन एक्चुअल में सारी पावर होती है किसके पास? सीएम के पास, और उसके मंत्री होते हैं उसके साथ काम करने के लिए। गवर्नर जो होता है उसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है यूनियन गवर्नमेंट की एडवाइस पे। जो हमारी केंद्र सरकार होती है, एडवाइस ली जाती है सरकार से, केंद्र सरकार से, और प्रेसिडेंट जो है ये मिलकर सलाह कर कर गवर्नर को अपॉइंट करते हैं। गवर्नर जो होता है वो अपना ऑफिस तब तक होल्ड कर सकता है जब तक प्रेसिडेंट चाहता है, प्रेसिडेंट के ना चाहने पर उसको छोड़ना होगा। अब गवर्नर बनने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए? गवर्नर, पहली बात तो भारत का सिटीजन होना चाहिए, दूसरा उसकी उम्र 35 साल पूरी हो चुकी होनी चाहिए, उससे आगे ज़्यादा हो तो चलेगा, और उसे किसी भी प्रकार से वो किसी भी हाउस का मेंबर ना हो, ना ही वो स्टेट गवर्नमेंट में या फिर पार्लियामेंट के अंदर किसी, ना ही वो एमएलए हो, ना ही वो एमपी हो, ये नहीं होना चाहिए। और उसका ही मस्ट नॉट बी ए रेजिडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ विच ही और शी इज़ अपॉइंटेड अ गवर्नर। वो उस स्टेट का निवासी नहीं होना चाहिए जिस स्टेट का उसको गवर्नर बनाया जा रहा है। जैसे कि अगर गुजरात के गवर्नर की बात करें तो गुजरात के गवर्नर जो है वो गुजरात के रहने वाले नहीं होने चाहिए। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नर, तो गवर्नर के पावर और फंक्शन की बात करें, गवर्नर जो है जो लीडर होता है पार्टी का, यानी कि जो पार्टी जीतती है, जो पार्टी सबसे ज़्यादा एमएलएज होते हैं, जो पार्टी जीतकर राज्य के अंदर सरकार बनाने वाली है, उस पार्टी के नेता को वो इनवाइट करता है सरकार बनाने के लिए, और वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, उसके मंत्रिमंडल को पूरे को अपॉइंट करता है, और जितने भी हाई रैंकिंग ऑफिसर्स होते हैं स्टेट के अंदर उन सबको अपॉइंट करने का काम जो है वो गवर्नर का ही होता है। इसके साथ साथ उसके पास पावर है विधानसभा को डिसॉल्व करने का भी, वो चाहे तो विधानसभा को भंग कर सकता है, और बिल जो है वो तभी लॉ बन सकता है अगर उसको गवर्नर साइन कर दे। तो जब तक गवर्नर के साइन नहीं होते हैं कोई भी बिल जो है वो कानून नहीं बन सकता है। गवर्नर जो होता है उसे प्रेसिडेंट के साथ वो प्रेसिडेंट का कंसल्ट करता है और अपॉइंट करता है हाई कोर्ट के जजेस को, यानी कि हाई कोर्ट के जजेस जो हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर के कंसल्टेशन पे ही बनाए जाते हैं। अगर गवर्नर को फील होता है कि स्टेट गवर्नमेंट प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, तो वो एक रिपोर्ट प्रेसिडेंट को भेज सकता है, और इससे उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। तो ये जो हमने अभी तक देखा, ये गवर्नर की पावर्स हैं, गवर्नर की क्या क्या वो कर सकता है स्टेट के अंदर। इस टॉपिक है हमारा चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर के बारे में जानेंगे। चीफ मिनिस्टर जो है वो सरकार का हेड होता है स्टेट लेवल पे। वो उस लीड पार्टी का लीडर होता है जिसने मेजॉरिटी हासिल की होती है इलेक्शन के अंदर। चीफ मिनिस्टर जो है वो 5 साल के लिए बनाया जाता है, और स्टेट का वो हाईएस्ट डिग्नेटरी माना जाता है, यानी कि हाईएस्ट मोस्ट रिस्पेक्टफुल पर्सन उसको माना जाता है। यहाँ पर आप पिक्चर देख रहे हैं, ममता बनर्जी जो है वो वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर की शपथ लेते हुए हमारे सामने। अब उसे पावर्स और फंक्शंस की बात करते हैं चीफ मिनिस्टर के। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं उनको अपॉइंट करने की जिम्मेदारी होती है गवर्नर की, लेकिन एडवाइस ली जाती है चीफ मिनिस्टर से, यानी कि जो गवर्नर है वो चीफ मिनिस्टर के द्वारा बताए गए मंत्रियों को मंत्रिमंडल में अपॉइंट करता है।
चीफ मिनिस्टर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में एक लिंक की तरह काम करता है। यानी कि गवर्नर जो है वो अगर मंत्रियों को कोई सलाह देना चाहे तो उसको चीफ मिनिस्टर के थ्रू जाना पड़ता है, और अगर मंत्री गवर्नर तक कोई बात पहुंचाना चाहें तो वो चीफ मिनिस्टर के थ्रू जाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक लिंक की तरह, एक कड़ी की तरह वो काम करता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है चीफ मिनिस्टर कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। जैसे कि हमने देखा कि चीफ मिनिस्टर अपने मंत्रियों को अपॉइंट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट। अब उनके मंत्रालय को गाइडेंस देने का काम, यानी कि उनको कोऑपरेट भी वो करता है ताकि वो अपने अपने क्षेत्र के अंदर तरक्की कर सकें। जैसे कि हम देखते हैं कि चीफ मिनिस्टर जो है वो पूरे राज्य का चीफ मिनिस्टर होता है, और जो बाकी मंत्री होते हैं जैसे एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, कोल मिनिस्टर, रेवेन्यू मिनिस्टर एट्सेट्रा एट्सेट्रा, वो सब मंत्री जो होते हैं वो चीफ मिनिस्टर के मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं, जिनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहा जाता है, और उनको पूरा कोऑर्डिनेशन मिलता है चीफ मिनिस्टर का। गवर्नर जो है वो किसी भी मिनिस्टर को रेजिग्नेशन के लिए तभी बोल सकता है जब तक चीफ मिनिस्टर से सलाह ना की जा सके। यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सीधा सीधा जो पावर है रेजिग्नेशन की वो गवर्नर के पास भी नहीं है। तो गवर्नर इज़ जस्ट फॉर द नेम सेक द हेड ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर की एडवाइस के बिना किसी मंत्री को हटाया भी नहीं जा सकता है। टाइम टेबल ऑफ द मीटिंग्स ऑफ द लेजिस्लेचर इज़ प्रिपेयर्ड बाय द स्पीकर ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। तो अगर मीटिंग्स जो होती हैं मंत्रिमंडल, जो कि विधानसभा के अंदर जो मीटिंग्स की जाती हैं लोगों के द्वारा, उन मीटिंग्स के लिए जो टाइम टेबल प्रिपेयर किया जाता है वो स्पीकर के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, जो कि लोकसभा का स्पीकर होता है या लेजिस्लेटिव असेंबली का जो स्पीकर होता है ना, उसके द्वारा टाइम टेबल प्रिपेयर किया जाता है। लेकिन चीफ मिनिस्टर की एडवाइस के बाद वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं। आगे हमने चीफ मिनिस्टर देख लिया, गवर्नर देख लिया, अब हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो टीम होती है जो कि चीफ मिनिस्टर को असिस्ट करते हैं, यानी कि सारे कार्य। देखिए चीफ मिनिस्टर सब काम नहीं कर सकता, इसलिए वो अलग अलग मंत्रालय अलग अलग लोगों को बांट देता है। ये मिनिस्टर्स जो हैं ये सब लेजिस्लेचर के मेंबर होने चाहिए, यानी कि एटलीस्ट दे आर ऑल MLAs। अगर वो MLAs नहीं हैं देन दे मस्ट गेट इलेक्टेड विद इन 6 months टू द लेजिस्लेचर। अगर वो MLAs नहीं हैं तो आने वाले 6 महीने के अंदर उनको MLA बनना होगा, तभी वो इस टीम में रह सकते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर टू द विधानसभा। विधानसभा के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है कलेक्टिवली सब मिलकर रिस्पॉन्सिबल रहते हैं अपने कार्य के लिए। मिनिस्टर्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल एट इंडिविजुअल्स फॉर देयर एक्शंस। वो अपने कार्यों के लिए इंडिविजुअली भी रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। द मिनिस्टर्स वर्क एट द प्लेजर ऑफ द गवर्नर एंड सर्व फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। मिनिस्टर्स जो हैं वो भी 5 साल के लिए अपॉइंट होते हैं और 5 साल के बाद उनका भी री-इलेक्शन होता है। तो ये हमने देखा सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सबका अलग अलग कार्य। नाउ स्टेट लेजिस्लेचर। द लेजिस्लेचर परफॉर्म्स several functions. One of its most important function is to make laws on the subject that are included in the state list. अब कुछ मुद्दे होते हैं वो सेंट्रल यूनियन लिस्ट में शामिल होते हैं, कुछ होते हैं स्टेट लिस्ट में शामिल होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं, जिसको हम जो दोनों ही लिस्ट के अंदर शामिल होते हैं, जिसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को भी होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी होता है। तो जो अधिकार सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट में आते हैं उनके ऊपर लॉ बनाना, कानून बनाना, ये स्टेट लेजिस्लेचर की जिम्मेदारी रहती है। ज़्यादातर स्टेट्स हैं भारत के अंदर वो यूनिकार्मल लेजिस्लेचर है। यूनिकार्मल का मतलब होता है एक ही हाउस वाली। वैसे हमने पीछे पढ़ा क्या देखा कि हर एक स्टेट के अंदर 2 हाउसेज होते हैं, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। लेकिन हमारे भारत के अंदर जितनी भी स्टेट्स हैं हर के अंदर 2-2 हाउसेज नहीं हैं, लेकिन एक सब के अंदर हैं। तो जैसे गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी एक ही हाउस है, दैट इज़ द लोअर हाउस, जिसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। भारत के अंदर 6 स्टेट्स ऐसी हैं जैसे कि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, कर्नाटक और तेलंगाना, जहाँ पर दोनों हाउसेज हैं, दैट इज़ अपर हाउस एंड लोअर हाउस। तो इनको हम बायकार्मल लेजिस्लेचर्स भी कह सकते हैं। विधानसभा की बात करेंगे जिसको हम लोअर हाउस कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली। इसको लोअर हाउस भी कहा जाता है, विधानसभा भी कहा जाता है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहा जाता है। विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको MLAs कहा जाता है, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। MLAs को डायरेक्टली लोग अपॉइंट करते हैं, चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के अंदर से। कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब होता है हर एक राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बटा होता है, हर एक टुकड़े को कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम दिया जाता है, क्योंकि
अगर हम कहें कि स्टेट के अंदर सिर्फ एक ही मंत्री चुना जाए तो वो अकेला उस पूरी स्टेट का ध्यान नहीं रख सकता है, इसलिए हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक नेता को चुना जाता है और उसका काम होता है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को आगे लेकर जाना। तो हर एक स्टेट के अंदर नंबर ऑफ़ कॉन्स्टिट्यूएंसीज अलग अलग होती हैं, इसलिए भारत के अंदर जितनी स्टेट्स हैं हर एक के अंदर एमएलए जो चुने जाते हैं, नंबर ऑफ़ एमएलएज वो भी अलग होते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया states that the composition of the Vidhan Sabha shall not exceed 500 members and the minimum should not be less than 60। तो हमारी विधान सभा होती है जो लोअर हाउस होता है, उसमें मैक्सिमम मेंबर 500 हो सकते हैं और मिनिमम 60 हो सकते हैं, उससे कम नहीं हो सकते हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ विधान सभा इज़ द स्पीकर। जो स्पीकर होता है उसे विधान सभा का प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहा जाता है, और स्पीकर जो है उसके अंडर में होता है डेप्यूटी स्पीकर। स्पीकर जो है वो उस हाउस में होने वाली मीटिंग्स को कंडक्ट करता है, उनकी सुनवाई करता है। वो ये भी इंश्योर करता है कि जो भी डिबेट या प्रोसीडिंग्स हो रही हैं हाउस की वो पीसफुली और प्रॉपर वे में हो जाएं। स्पीकर के पास पावर होती है कि वो किसी भी मेंबर के खिलाफ एक्शन ले सकता है अगर वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं करते हैं। तो जब भी कभी व्हेनेवर देयर इज़ इक्वलिटी ऑफ वोट्स, जब कभी विधानसभा के अंदर सपोज वोटिंग की गई किसी पर्टिकुलर मैटर के ऊपर और उस वोटिंग में पाया गया कि दोनों तरफ वोट जो है बराबर आ गए, तो ऐसे में स्पीकर का जो वोट है उसको गिना जाता है एंड दैट इज़ कॉल्ड वोट कास्टिंग वोट। कास्ट वोट कह सकते हैं या फिर कास्टिंग कहा जा सकता है इसको, कास्ट वोट। तो स्पीकर का वोट होता है वो गिना जाता है। तो अगर स्पीकर जिस पार्टी में वोट करेगा उस बिल के प्रति वैसा ही रवैया आता है। सपोज़ एक बिल कोई पास हुआ जिसके ऊपर 400 मेंबर्स हैं आपकी विधानसभा के अंदर, 200 ने उसकी फेवर में वोट किया और 200 ने उसके अगेंस्ट में वोट किया, यानी कि टाई हो गया। ना ही उस बिल को पास किया जा रहा है ना ही खारिज किया जा रहा है, क्योंकि वो टाई हो गया। तो ऐसे में फिर जो वोट होता है स्पीकर का उसको माना जाता है। तो स्पीकर अगर उसकी फेवर में वोट कर देगा तो बिल पास हो जाएगा, अगर उसके अगेंस्ट में वोट करेगा तो वो रिजेक्ट हो जाएंगे। अगर स्पीकर प्रेजेंट नहीं है हाउस के अंदर तो डेप्यूटी स्पीकर जो है उस हाउस की मीटिंग्स को देखता है। विधानसभा का कार्यकाल जो होता है 5 साल का होता है और गवर्नर जो है वो उसको पहले भी भंग कर सकता है। द पार्लियामेंट मे एक्सटेंड द टर्म ऑफ द विधानसभा ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ इमरजेंसी। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी लागू हो जाए देश के अंदर, किसी भी घटना जैसे कि युद्ध चल रहा हो या कोई आंतरिक स्थिति चल रही हो ऐसी कि जहाँ पर ऐसा इलेक्शन करवाना पॉसिबल ना हो, क्योंकि अगर हम किसी दूसरे देश से युद्ध लड़ रहे हैं या अंदर ही हमारे ऐसी समस्या खड़ी हुई पड़ी है कि हम ऐसे में इलेक्शन के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, तो ऐसे में पार्लियामेंट जो है विधानसभा की कार्यकाल को कुछ बढ़ा भी सकता है। सेशंस की बात करेंगे। द विधानसभा मीट्स एटलीस्ट ट्वाइस ए ईयर। विधानसभा एटलीस्ट 2 बार मिनिमम ये होती है। ये 2 सेशंस जो होते हैं वो साल में 2 बार होने चाहिए, यानी कि 6 महीने से ज़्यादा इनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट 1/10 ऑफ द मेंबर शुड बी प्रेजेंट। और सपोज आपके गुजरात के अंदर जैसे हम बात करें, हमारे गुजरात की जो विधानसभा की सीट्स आ रहे हैं आई थिंक 182 या 182 हैं शायद, तो उसमें 1/10 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए मीटिंग के अंदर। अगर 1/10 मेंबर प्रेजेंट नहीं है मीटिंग के अंदर तो समझ लो कि वो मीटिंग उसको माना नहीं जाएगा, मीटिंग कंडक्ट नहीं की जाएगी, तो उसको खारिज कर दिया जाएगा। लेकिन अगर 1/10 मेंबर हैं, भले वो 500 मेंबर है टोटल, तो उसमें से 1/10 होता है 50, तो 50 लोग भी प्रेजेंट हैं तो मीटिंग चलेगी। विधान परिषद, ये विधानसभा के बारे में पढ़ा। विधान जो लोअर हाउस होता है, अपर हाउस की बात करते हैं। अपर हाउस जिसको हम विधान परिषद भी कहते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहते हैं, वो सेकंड हाउस है, अपर हाउस है। इसके जो मेंबर्स होते हैं उनको MLC कहा जाता है, जो कि गुजरात के अंदर तो नहीं है। तो MLC मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसके मेंबर्स जो होते हैं वो विधानसभा के 1/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर विधानसभा के अंदर 300 मेंबर है तो इसके अंदर 1/3 यानी कि 100 ही मेंबर होने चाहिए। एंड इट कैन नॉट हैव लेस देन 40 मेंबर्स, और इसके अंदर 40 से कम मेंबर्स नहीं हो सकते हैं, मिनिमम 40 तो चाहिए ही। और अगर 40 से कम करने हैं तो उसके लिए अप्रूवल लेना पड़ता है पार्लियामेंट से। तो ज़्यादातर हम देखेंगे तो गुजरात के अंदर तो ऐसा है नहीं, तो इस टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। बट सिंपली जस्ट फॉर नॉलेज वी कैन से कि MLC जो होता है मिनिमम सीट उसमें 40 होती हैं। अगर 40 से कम करनी है तो पार्लियामेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। मेंबर्स ऑफ विधानसभा आर इलेक्टेड बाय द MLAs ऑफ द स्टेट। अब यहाँ पर ये देखिए, इन लोगों को डायरेक्ट अपॉइंटमेंट नहीं किया जाता है लोगों के द्वारा, इनको स्टेट के MLA होते हैं जो वो इलेक्ट करते हैं
और मेंबर्स ऑफ अदर लोकल बॉडीज़, यानी कि लोकल बॉडीज़ के दूसरे मेंबर्स होते हैं जिसमें टीचर्स हो गए, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हो गए, ऐसे लोग होते हैं, इनको इसमें लिया जाता है विद एटलीस्ट 3 ईयर्स एक्सपीरियंस, यानी कि हर एक फील्ड के अंदर उसको एटलीस्ट 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सम ऑफ द मेंबर्स आर ऑल्सो नॉमिनेट बाय द गवर्नर, और कुछ मेंबर्स जो होते हैं उनको गवर्नर भी अपॉइंट करता है, नॉमिनेट करता है, नॉट अपॉइंट, ठीक है। नॉमिनेट करने के बाद वो एमएलएस की जिम्मेदारी है कि उसको वो माने या ना माने। नाउ टर्म ऑफ विधान परिषद, तो विधान परिषद जो है इट इज़ अ परमानेंट हाउस। जैसे हमने देखा कि लोअर हाउस होता है हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट इज़ डिजॉल्व आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स दैट इज़ डिजॉल्व। लेकिन ये जो है इट इज़ नॉट डिजॉल्व, इट कैन नेवर बी डिजॉल्व, इट इज़ अ परमानेंट हाउस एंड ईच एमएलसी सर्व्स फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर्स। ये लगभग 6 साल के लिए ये किया जाता है इसको, यानी कि 6 साल होते हैं इसके। और 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस रिटायर एवरी 2 ईयर। जैसे हमारे राज्यसभा के अंदर होता है, जो हमारे सेंट्रल लेवल पर लोकसभा और राज्यसभा 2 हाउसेज हैं, तो राज्यसभा के कुछ मेंबर्स होते हैं जैसे 1/3 मेंबर और 2/3 मेंबर शायद आफ्टर 2 ईयर्स दे गेट रिटायर्ड। तो वैसा ही यहाँ पर भी होता है, आफ्टर एवरी 2 ईयर्स 1/3 मेंबर्स रिटायर, तो 2-2 साल के बाद रिटायर होते रहते हैं। तो परमानेंट, दिस इज अ परमानेंट हाउस एंड दिस इज नेवर डिजॉल्व कम्प्लीटली, कभी भी इसको कंप्लीट डिजॉल्व नहीं किया जाता है। नाउ क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप टू द 2 हाउसेज, अब दोनों हाउसेज में चुने जाने के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल द मेंबर शुड बी, द पर्सन शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकेंड, हिज क्वालिफिकेशन एज पर द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो भी क्वालिफिकेशन उसकी नॉमिनेट की जाती हैं हमारी पार्लियामेंट के द्वारा, वो उसके पास होनी चाहिए। देन उसके पास कोई भी सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, ही शुड नॉट बी अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय वेदर इन अ स्टेट और इन द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो। द पर्सन मस्ट नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी कि ही शुड बी ए फिट माइंड, है फिट माइंड वाला होगा तभी तो देश को चलाएगा ना, यहाँ से खाली होगा ऊपर से तो कैसे चलेगा। टू क्वालिफाई फॉर इलेक्शन टू द विधानसभा द पर्सन शुड नॉट बी लेस देन 25 ईयर्स ऑफ द एज, तो एज उसकी 25 से नीचे नहीं होनी चाहिए। विधान परिषद की बात करें तो वहाँ पर कम से कम 30 साल की उम्र चाहिए, तो 25 और 30 एज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट विल सी द फंक्शंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। फंक्शंस की बात करें, द लेजिस्लेचर परफॉर्म्स सेवरल फंक्शन, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस होते हैं इनके। तो एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है लेजिस्लेचर का स्टेट लेवल पर, वो है टू मेक लॉज दैट आर इंक्लूडेड ऑन इन द स्टेट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट में जो मुद्दे शामिल किए गए हैं उनके ऊपर कानून को बनाना, ये इनके फंक्शन का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, हिस्सा है। स्टेट लिस्ट जो है उसके अंदर सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर कानून सिर्फ स्टेट बना सकती है। देखिए मैं फिर से आपको गाइड करूँगा, 3 लिस्ट होती हैं। एक होती है यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट के अंदर जो मुद्दे शामिल होते हैं उनके ऊपर कानून बनाने की जिम्मेदारी या फिर पावर जो होती है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, यूनियन गवर्नमेंट के पास। दूसरा होता है स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में जो मुद्दे लिखे होते हैं अराउंड देयर आर 66 ऐसे मुद्दे हैं, 66 ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार दिया गया कानून बनाने का। तीसरी होती है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट जो होती है उसके अंदर अराउंड 47 ऐसे मुद्दे आते हैं जो इन दोनों की लिस्ट में आते हैं और इन दोनों ही उस पर कानून बना सकते हैं। तो स्टेट लिस्ट में जो आते हैं सब्जेक्ट्स, उनके ऊपर कानून बनाने का काम किसका होता है? स्टेट गवर्नमेंट का। अंडर यूजुअल सर्कमस्टांसेस द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट लेजिस्लेट ऑन टॉपिक्स इन द स्टेट लिस्ट। द लेजिस्लेचर नॉट ओनली मेक्स लॉज बट कैन ऑल्सो अबॉलिश लॉज दैट आर आउटडेटेड। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मुद्दे हैं उनके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट में आते हैं तो उसके ऊपर कानून बनाने की पूरी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की होती है। और स्टेट गवर्नमेंट जो है पुराने लॉज को हटा भी सकती है, आउटडेटेड लॉज को खारिज कर सकती है, और इवन कुछ नए लॉज जो बना रही है नए भी बना सकती है, और पुरानों के अंदर बदलाव भी करने का इनके पास पूरा अधिकार होता है। तो इस प्रकार से ये काम करते हैं। नाउ अब लॉज जो है वो कैसे बनती हैं? प्रपोजल टू मेक अ लॉ इज़ प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ बिल इन द लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर के अंदर प्रपोजल जिसके ऊपर कानून बनाया जाना है उसको एक बिल के रूप में पेश किया जाता है। तो यहाँ पर बिल का मतलब वो नहीं जो दूध का पानी का बिल आता है, वो बिल नहीं है, बिजली का बिल नहीं है। ये बिल मतलब जो कानून बनाया जा रहा है उसको बिल कहा जाता है। द बिल्स इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेचर आर डिस्कस्ड। अब जो बिल यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं लेजिस्लेचर के अंदर यानी कि विधानसभा के अंदर, तो उसको विधान परिषद के अंदर या विधानसभा के अंदर उनको पहले डिस्कस किया जाता है, फिर डिबेट की जाती है उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर वोटिंग की जाती है। तो वोटिंग में जो पास हो जाए उसको, जिसको मेजोरिटी मिले वो पास हो जाता है। बिल्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी बिल, दूसरा होता है मनी बिल। ऑर्डिनरी बिल क्या होता है? ऑर्डिनरी बिल जो है वो दोनों हाउसेज में
इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। उसको आप लोअर हाउस में भी डाल सकते हो, पेश कर सकते हो, और अपर हाउस में भी। जब भी किसी बिल को रखा जाता है उसके ऊपर डिस्कशन होती है, फिर उसके ऊपर डिबेट होती है, फिर उसके ऊपर वोटिंग की जाती है। अगर उसको विधानसभा में पास किया जाता है मेजोरिटी से, फिर उसको विधान परिषद में भेजा जाता है डिबेट के लिए। यानी कि अगर वो लोअर हाउस में पास हो गया बिल, उसके ऊपर डिबेट होगी पूरी, उसके फ़ायदे नुकसान हर चीज़ पे हर एक जो वहाँ का मंत्री है वो अपने अपने मत रखेगा, अपने अपने विचार रखेगा। फिर अगर वहाँ पर वो पास हो जाता है और वहाँ से पास होकर उसको भेजा जाता है आगे विधान परिषद के अंदर, अगले हाउस के अंदर, तो वहाँ पर जाने के बाद क्या होता है, फिर उसके ऊपर वोटिंग होती है। विधान परिषद के अंदर भी उसके ऊपर डिबेट होती है, फिर से उसको दोबारा डिस्कस किया जाता है। देखो यहाँ पर ये छोटा सा कोई मुद्दा नहीं है, पूरे देश का मुद्दा है। अगर कोई कानून गलत बन जाए जिससे लोगों को नुकसान हो तो भी बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसके ऊपर फिर से डिबेट होती है और फिर वोटिंग होती है। विधान परिषद जो है वो बिल को 6 महीने से ज़्यादा नहीं रख सकता है। यानी कि अगर यहाँ से बिल आज हमने भेजा ऊपर विधान परिषद के अंदर, तो 6 महीने से ज़्यादा वहाँ पर नहीं रहेगा। इफ़ ईदर ऑफ द हाउसेज रिजेक्ट्स द बिल, अगर दोनों में से कोई भी हाउस, भले वो लोअर हाउस या अपर हाउस, कोई भी अगर बिल को रिजेक्ट कर दे या फिर कोई सजेशन दे दे इसके अंदर बदलाव करने के लिए, देन इट रिजल्ट्स इन अ डेडलॉक। फिर एक डेडलॉक सिचुएशन आ जाती है। डेडलॉक सिचुएशन का मतलब यहाँ पर होता है अ कंप्लीट फेलियर टू रीच एन अग्रीमेंट और सेटल एन आर्ग्यूमेंट। यानी कि उसको कंप्लीटली खारिज कर दिया जाता है कि ना ही उसके ऊपर डिस्कशन करके कोई आपने मतलब कोई भी उस पर रिजल्ट निकलता ही नहीं है। डिस्कशन के बाद उसको पैक ही कर दिया जाता है, भाई अभी इसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे। ऐसी सिचुएशन के अंदर अ जॉइंट सेशन इज कॉल्ड बाय द गवर्नर एंड द बिल इज पुट टू वोट। फिर क्या होता है, अब एक हाउस में नहीं क्लियर हुआ तो फिर क्या किया जाता है, गवर्नर जो है एक जॉइंट सेशन बुलाता है, यानी कि जिसमें लोअर हाउस और अपर हाउस दोनों लोग पहुंचते हैं। फिर उसके ऊपर वोट किया जाता है उसी पर्टिकुलर बिल के ऊपर, और न्यूमेरिकली अगर वो बिल स्ट्रॉन्ग रहता है विधानसभा के अंदर तो उसको थोड़ा एडवांटेज मिलता है। वंस ए बिल हैज़ बीन पास्ड इट इज़ सेंट टू द गवर्नर फॉर हिज और हर सिग्नेचर। अब हम जैसे कि मैंने बताया कि उस बिल को पास अगर एक जगह पर नहीं हो, सपोज कोई बिल अगर लोअर हाउस में पास हो गया, अपर हाउस में पास नहीं हो रहा है, तो फिर गवर्नर जो है वो जॉइंट सेशन बुलाते हैं। यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि लोअर हाउस की जो नंबर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, आपको पता है। तो लोअर हाउस में सपोज आपके गुजरात के लोअर हाउस में जैसे हम बात करें 182 सीट्स हैं गुजरात के अंदर, 182 सीट्स हैं। तो अगर गुजरात में हम बात करें, हमने ऊपर कितना देखा, ऊपर मिनिमम 40 सीट्स होती हैं। तो गुजरात के अंदर अगर एक 182 सीट्स हैं, उसमें 100 लोगों ने उसकी फेवर में वोट कर दिया, फिर दोनों का जॉइंट सेशन बुलाया गया, तो उधर तो सिर्फ 40 वोट्स ही हैं, 40 या 50, तो उसमें से 20 लोग इसकी फेवर में आ गए, तो यहाँ पर 100 और 20 120 हो जाएगा। और वो लोग कंप्लीटली मतलब अगर लोअर हाउस के अंदर बिल पास हो गया है तो उसको बेनिफिट मिलेगा कि वो जल्दी पास हो जाएगा जॉइंट सेशन के अंदर। अगर वो जॉइंट सेशन में पास हो जाता है तो गवर्नर उसको साइन करता है और उसके बाद वो बिल जो है वो कानून बन जाता है। तो ये जो हमने प्रक्रिया देखी, इट्स ऑल अबाउट द ऑर्डिनरी बिल। मनी बिल की बात करते हैं। मनी बिल जो है वो सिर्फ विधानसभा में पेश किया जा सकता है, वो दोनों हाउसेज में नहीं होता है। अगर ये बिल पास हो जाता है विधानसभा से, फिर इसको विधान परिषद में भेजा जाता है, फिर इसको वहाँ पर 14 दिन से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता। देखो ऑर्डिनरी बिल था 6 महीने तक रख सकते थे उसको, लेकिन मनी बिल को सिर्फ 14 दिन तक रखा जाता है। विधान परिषद कैन ओनली मेक रिकमेंडेशंस, और अगर उसमें कुछ बदलाव करना है तो विधान परिषद उसके लिए रिकमेंडेशन कर सकती है। द बिल इज़ ऑलवेज पास इन द फॉर्म इन विच द विधानसभा पास्ड इट। विधानसभा ने जिस प्रकार से उसको पास किया है उसी तरीके से उसी फॉर्म में उसको पास किया जाता है, उसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता है। द स्टेट बजट इज़ अ फॉर्म ऑफ मनी बिल। स्टेट का जो बजट होता है वही एक तरह का मनी बिल है। मनी बिल क्या होता है, स्टेट का जो बजट होता है, भाई स्टेट में कितना खर्चा, कहाँ किस फील्ड में सरकार पैसा इन्वेस्ट कर रही है, किस फील्ड में सरकार ने पैसा अलॉट किया है, वही होता है स्टेट बजट। इट आउटलाइंस द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट, यानी कि सरकार की कितनी इनकम हुई और कितना खर्चा हुआ, ये डिस्कस करने का जो काम होता है इसी को स्टेट बजट कहा जाता है, मनी बिल कहा जाता है। और इसके साथ साथ द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, कि सरकार ने किस किस डिपार्टमेंट को कौन से रिसोर्सेज अलॉट किए हैं, यानी कि दिए हैं, वो भी इसमें पता लगता है। द बजट इज़ ऑल्सो टेबल्ड इन द विधानसभा, और ये बजट जो है ये विधानसभा में भी पेश किया जाता है। तो हमने इस चैप्टर के अंदर देखा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह ही स्टेट गवर्नमेंट जो काम करती है, चीफ मिनिस्टर हेड ऑफ द स्टेट होता है रियल सेंस में, लेकिन नाम के तौर पे सिर्फ गवर्नर होता है। इन दोनों के फंक्शंस देखे हमने, मिनिस्टर्स के फंक्शन देखे, फिर हमने बिल्स के टाइप देखे। सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर।